अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, किसी हालत में सिंध हुकूमत के एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। कराची पर वफाक से कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही कोई कमेटी बनी है, बल्कि सिर्फ बात हुई है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सिंध के इख्तियारात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिसके दिमाग में कोई खन्नास है वो निकाल दे। चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये तो हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। हमारा मौकफ सिंध हुकूमत का मौकफ, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ। वज़ीर आला सिंध ने विफाक को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि पिछले दिनों से आइन को पामाल मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही हैं। ऐसे लोग मुल्क दुश्मन हैं। सिंध हमारी माँ है, जो माँ के टुकड़े की बात करेगा उसके सामने हम खड़े हो जाएंगे। ताहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत को आखिरी मौका देते हुए वो ये कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये कड़वा घूंट पी के इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। जो वोट हमें मिला है आवाम का, आवाम के हाथ हमारे गरिबानों तक पहुंच गए हैं और इन वजूहात की बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि कोई गैर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया जाएगा। कराची के मसाइल के हल के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की कमेटी के मामले पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बड़ी सियासी जमातों की इस्लामाबाद और कराची में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि वफाक और सिंध मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में कराची की तरक्की के लिए निगरान कमेटी कायम कर दी है, जिसकी तस्दीक तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी की। एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड है। पहली मीटिंग में तीनों सियासी जमातों और चेयरमैन एनडीएमए ने भी शिरकत की। ये भी खबरें सामने आई हैं कि कमेटी में वफाक से असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक, जबकि सिंध से मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध कमेटी के सरबराह होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मेयर कराची की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुश्तरका एक एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। सियासी बहस से हटकर कानूनी मामलात की अगर हम इस पर बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के दौरान कराची के मामले पर आला अदलिया को विफाक की जानिब से आइनी ऑप्शंस पर गौर करने का बयान देने वाले अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का इत्तलाक ज़ेरे गौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आइनी ऑप्शन है। जबकि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मालूम होता है कि कोरोना वायरस के मामले पर एनसीओसी कमेटी के फैसलों के बावजूद वफाक और सिंध हुकूमत के वज़रा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, इल्ज़ाम तराशी करते रहे, एक दूसरे की कोरोना से निपटने की जो हिकमत अमली थी उसको क्रिटिसाइज करते रहे। अब ऐसी सूरत हाल में कराची के मसाइल के हल के लिए नई कमेटी बना भी दी जाए अगर, तो क्या इस पर इत्तफाक राय मुमकिन होगा? दूसरी तरफ आज एहतसाब अदालत के बाहर तोशाखाना केस की समाअत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं और हमें भी लाइन में आने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। हम ना पहले दबाव में आए थे ना अब दबाव में आएंगे। महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि एनएफसी अवार्ड में चेंजेस हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और हम आपके दबाव की वजह से अपना मौकिफ नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो, हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि क्या सिंध की 3 बड़ी सियासी जमातें एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात मांग रही हैं। सवाल ये है कि अगर वफाक ने गवर्नर राज और आर्टिकल 149 नाफिज नहीं करना तो फिर मरकज़ी हुकूमत के पास मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं? कैसे फिर कराची के मसाइल हल हो सकते हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या सियासी कमेटियाँ बनाने से कराची के मसाइल हल हो सकते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर तालीम सिंध
सईद गनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। सईद गनी साहब, बात यह है कि कराची के मसाइल के हल के लिए ज़ाहिर फ़ायदा होगा, मसाइल हल होंगे, कराची के अवाम के मसाइल हल होंगे, खुशहाली आएगी, कराची में खुशहाली आएगी। अगर वफाक चाहता है सईद गनी साहब के कराची में एक गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे कराची के मसाइल के हल के लिए, वफाकी इदारे अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इसमें सिंध को तकसीम करने की बात कहाँ से आ गई? कैसे आप कह रहे हैं कि सिंध के अख्तियारात पर हमला हो रहा है? फायदा तो कराची का होगा। पहली बात ये, मैं जरा इसकी वजाहत कर दूं। आपने सारे हवाले अखबारी रिपोर्ट्स के दिए हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। क्या? ये सूबा सिंध के बल्दियाती कानून में लिखा हुआ है कि जब जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जब उनकी मुद्दत पूरी होगी तो हर काउंसिल के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो वो कराची के ऊपर सिर्फ नहीं आएगा, वो पूरे सूबा सिंध में यूसी से लेके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तक हर जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना काम करना है। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि वो कह रहे हैं कि बाख्तियार लगा दें। इख्तियारात भी कानून में दिए गए कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कुछ कर सकता है। तो वो भी बिल्कुल वाजे है। सूबाई हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिटिकल नहीं होंगे, हम सरकारी ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे। इसमें भी किसी के कोई और कहने की जरूरत नहीं है। हम ये सोच रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम अच्छे ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लगाएं, खासतौर पर बड़े शहरों में, बड़े इदारों में। इंशाल्लाह ताला हम वो वादा पूरा करेंगे। तो इसका कोई ताल्लुक ऐसा इससे नहीं बनता कि वफाकी हुकूमत हमें ये कहे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर आप इस तरह से लगाओ, उसको ये इख्तियार दो। ये बात मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह कि कमेटी बनाने की बात जरूर हुई, तजवीज़ जरूर आई, लेकिन कमेटी अभी तक बनी नहीं है। कमेटी के पास बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा कि कोई वो इख्तियारात नहीं होंगे जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात होते हैं, और वो हम दे भी नहीं सकते। वो कानून में, आइन में, रूल्स ऑफ बिजनेस में तय है कि किसने क्या क्या करना है। ना मेरे ये इख्तियार में, ना चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में कि उससे निकाल के इख्तियार में आपको दे दूं, किसी और को दूं, हम कर नहीं सकते। तो उस निज़ाम के तहत हमने चलना है। कमेटी बनाने की राय इसलिए आई कि सूबा सिंध में भी, लेकिन अमूमी तौर पर अगर हम देखें खासतौर पर कराची में, मुख्तलिफ वफाकी एजेंसीज और इदारे भी काम करते हैं, जिसमें कैंटोनमेंट्स हैं, जिसमें BIA का है, सिविल एविएशन है, KPT है, रेलवे है, पोर्ट ट्रस्ट है, बहुत सारे इदारे हैं। उन इदारों के वजह से बाज़ औक़ात हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मुतासर होते हैं, इसलिए कि हम उनसे हमें NOCs लेनी हो, कोई काम करना हो उनके इलाके में, तो मुश्किलात पेश आती हैं। उसके लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट के अपने अगर कोई और मंसूबे शुरू करें सूबे के अंदर या शहर कराची के अंदर, तो उन्हें कई मकामात पर सूबाई हुकूमत की मदद की जरूरत दरकार होती है। जिस तरह ग्रीन लाइन का मंसूबा है, सूबाई हुकूमत को मशावरत नहीं की गई, उसमें मसाइल हैं और उसमें बारिशों में उसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस पैदा हुए। इसी तरह हमारे बहुत सारे कंसेंसस से शुरू हुआ था ना, वो तो हुकूमत की मुशावरत से, कंसेंसस से, प्लानिंग से शुरू हुआ। मुशावरत उसमें नहीं थी, उसकी जो एग्जीक्यूशन हुई थी वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से नहीं हुई थी। वो वफाकी हुकूमत एक कंपनी बनाकर उसके तहत शुरू कर दी थी। तो कई हमारे मंसूबे इकनिक में जाते हैं, कई हमारे मंसूबे CDWP में जाते हैं, वहाँ ताख़ीर हो जाती है। तो ये कमेटी बनाने की बात इसलिए की गई कि हम फैसिलिटेट करेंगे उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो वफाक की सतह पर हमें जहाँ उनकी अप्रूवल्स की ज़रूरत होगी, जहाँ उनकी मदद की ज़रूरत होगी। सिमिलरली अगर फेडरल गवर्नमेंट मंसूबे शुरू करती है, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कहीं मदद की ज़रूरत है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसमें मदद करेगी। तो ये जो कमेटी है ये गवर्नमेंट्स के दरमियान है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। इसमें कोई सियासी किसी जमात का रहनुमा या सियासी जमातों की नुमाइंदगी सच नहीं होगी। ये मतलब कि PTI, MQM, पीपल्स पार्टी, इन तीन पार्टीज पर मुश्तमिल नुमाइंदे नहीं होंगे इस कमेटी में? नहीं, अब उसमें अगर आप ये कहें कि PTI अपने किसी ऐसे रहनुमा को दे दे जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, PTI की नुमाइंदगी अगर कोई करेगा तो फेडरल कैबिनेट का कोई मेंबर करेगा। MQM की नुमाइंदगी अगर कोई करेगा तो वफाकी काबीना का जो नुमाइंदा होगा वो करेगा। इसी तरह सूबाई हुकूमत की अगर कोई नुमाइंदगी करेगा तो सूबाई काबीना का वो मेंबर होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म एक बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि इसका बेसिकली आइडिया ठीक है, लेकिन तासुर ये उभर रहा था कि शायद पूरी सूबे को ये कमेटी चलाएगी, तो उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए तासुर ये था कि मिलकर मुशावरत से जो भी बात होगी, फैसले होंगे वो कमेटी में होंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन आप लोगों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उस कमेटी का जो बनने का जो मकसद था, जो तासुर दिया जाता है, वो बिल्कुल ज़ाइल हो गया। तो इसका तो ये मतलब लिया जा सकता है कि दिया ना? हाँ, नहीं तो इसका नहीं तो नहीं PTI के वज़रा भी तो आकर यही बात
कर रहे थे कि विफाक आएगा काम करने के लिए साथ, उनके वज़रा ये बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अब अगर आप हमारी मीटिंग से पहले की बात कर रही है तो मैं उसमें बात नहीं करूंगा। हाँ। अब अगर आप खुर्रम शेख जमान की बात करेंगी, वो बेचारा ना 3 महीने 13 में उसको पूछता कोई नहीं है अपनी पार्टी के अंदर, उसको बताते कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है। अब उसने कुछ कह दिया, अब उसकी बुनियाद उसको पता ही कुछ नहीं है कि क्या डिस्कशन हुआ है, उसको पता ही कुछ नहीं है कि आइन में क्या है, कानून में क्या है। अब उसका एनडीएमए को भी तो विफाक नहीं भेजा वहां पर काम करने के लिए, वो किसने भेजा? विफाक ने भेजा ना। देखें, एनडीएमए जब डिजास्टर्स होते हैं, वफाकी हुकूमत ने समझा कि डिजास्टर की सूरत कराची में उन्होंने भेजा, लेकिन एनडीएमए ने 38 बड़े नालों में से सिर्फ 3 नालों में काम किया है। उन 3 में भी हम कुछ काम कर चुके थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सादर फरमाया कि जी आप सारे के सारे नाले इनको दे दीजिए, हालांकि हमने काफी काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हम दे देंगे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर एक्शन लेने के बाद कराची की हालत जार पर अब एक हलचल मची है? अब आप लोग कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, हम नालों की सफाई भी करेंगे, अब इख्तियारात की जब बात होगी है तो आप लोग एक्टिव हो गए हैं, विफाक ने इंटरफेयर करना चाहा तो एक्टिव हो गए। बिल्कुल तासुर गलत है। हाँ। नालों की सफाई का काम हम 2 जुलाई से शुरू कर चुके थे। ये 2 जुलाई को इनिशिएट हुआ, ऐलान हुआ, और 3 जुलाई से प्रैक्टिकली फिजिकली वहां पर काम शुरू हो गया और वो कंटिन्यूअसली जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आकर उन्होंने हेयरिंग शुरू की और बाद में सारी चीजें कि हमने पहले से किया हुआ था। इवन एनडीए में बाद में आई है। और जब एनडीए में से पहली मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर हाउस में, तो चेयरमैन एनडीए को जब ये बताया गया कि हम ये काम कर रहे हैं तो उनको सारी चीजें दिखाई गई। उन्होंने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिंध हुकूमत ने सारी चीजें की और कुछ इलाकों में पानी रुक गया, तो सारी चीजें वही कही जो हम कह रहे थे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके जो बेंचियां पर आया उसके बाद हुआ। हम उससे पहले कर रहे थे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और हम वो काम कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने, सिंध हुकूमत ने कोर्ट में कहा था ना कि भाई आप ये एनडीएमए को सारे इख्तियारात ना दें, हम खुद काम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एतमाद की या वो कॉन्फिडेंस की कमी थी ना कि आप लोग नहीं कर सकते। देखिए, मुझे अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे एतराज़ात और रिजर्वेशंस हैं, जो जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई उस पर मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एनडीएमए को ना कहें। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट एक बात करता है कि नालों की सफाई एनडीएमए से करवा लें, हाँ। तो सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि जनाब हमने इस नाले को 80% साफ कर लिया है, इसको 70% कर लिया है और ये काम जारी है। इस स्टेज पर अगर आप ये कहेंगे कि ये एनडीएमए के हवाले कर दें तो हम जो काम कर रहे हैं वो मुतासिर होगा। तो हमें ये कंटिन्यू करने थे, हमने अगस्त के एंड में सारा मुकम्मल कर देना है। हमने अपनी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, उन्होंने कहा एनडीएमए को दे दें। हमने बैठ के एनडीएमए के साथ बैठ के चीजें तय करनी है कि जनाब आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, टेक ओवर कीजिए, चलाइए नालों की सफाई का काम। अच्छा, ये मेयर कराची की मुद्दत खत्म हो रही है, उसके बाद क्या आपको मुश्तरका एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो वैसे ये जो आपने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की ना, मुश्तरक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या है मुझे नहीं समझ में। कंसेंसस से कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? कोई कंसेंसस, देखें मेरी बात सुने, मुझे बात सुने। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत पूरी होने से पहले वफाकी हुकूमत ने उनको फारिग कर दिया। ये हमें आइन का आर्टिकल 140 समझाते हैं। 140 की सबसे बड़ी वायलेशन तो पंजाब में हो रही है। हमारे यहाँ जब मुद्दत पूरी होगी, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने इलाकों में कानून के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए हैं, इसी तरह सूबा सिंध में सूबाई हुकूमत कानून के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करेगी। सही, इसमें कोई मुश्तरक की बात नहीं है। पॉलिटिकल आदमी हम नहीं लगा रहे हैं, सरकारी अफसर को हमने लगाना है, वो हम लगाएंगे, पूरे सूबे में लगाएंगे। ठीक। अच्छा, एक और बिलावल भुट्टो साहब की आज बात जो बड़ी हर जगह मीडिया पर डिस्कस हो रही है, उन्होंने जो बात की कि हमें भी लाइन में आने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, हम पर दबाव डाला जा रहा है। कौन है, किस लाइन में खड़ा करने की बात कर रहा है, कौन धमकियां दे रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की बिलावल साहब ने आज? देखिए, वफाकी हुकूमत के कई वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी को वो चेंज करना चाहते हैं। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि नैब वफाकी हुकूमत का एक आलाए कार है, नैब उनका हथियार है, उसको वो इस्तेमाल करके सियासी जमातों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नैब गैर जानेदार होता तो आज पीटीआई के कई वज़रा, वज़ीर आज़म समेत और कई इनके चीफ मिनिस्टर जेलों के अंदर होते, जिस तरह खुर्शीद शाह पर डाला हुआ इन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो नैब के चेयरमैन को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी वो वीडियोस के चक्कर में, और उसको बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी के ऊपर और अपोजिशन की दीगर जमातों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो एनएफसी के ऊपर और 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है उसमें तरामीम पे हम राजी हो जाए।
देखिए, जो आप लोग एतराज़ उठा के हुकूमत के लोगों को नहीं, हुकूमती लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों देखिए बुज़दार साहब को बुलाया, वो पेश हुए। पंजाब से अलीम खान को बुलाया, वो गए। वो आपको भी पता है किस केस में बुलाए, वो आपको भी पता है। अब मेरी बात सुने ना, ये एक ही चीज साबित करने के लिए काफी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस केस में बुज़दार साहब को बुलाया है, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओहदे की तौहीन की उन्होंने। इतनी सी चीज के लिए मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा सीरियस कोई केस है। लेकिन बहरहाल चले बुलाया तो ना, अलीम खान को बुलाया तो सही ना जी। शाजिया, चीनी पर कमीशन बना FIA का, उसने रिपोर्ट दी, उसकी फॉरेंसिक हुई, उसकी बुनियाद पर बुलाए। गंदम के आपके सूबे से गंदम गायब हो गई, 76% गंदम पंजाब ने पैदा की है, पैदा होते ही गंदम हवा में उड़ गई, उस पर बुला के पूछे उससे कि क्यों हुआ। मतलब जो केसेस हैं जिसमें बुलाना चाहिए उसमें तो बुला नहीं रहे, एक ऐसे केस में बुला लिया जिसमें होना कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा आपने जाते आपकी वजारत से जुड़ा एक सवाल कर लूं। टीवी चैनल्स पे खबरें चल रही थी कि प्राइवेट कुछ स्कूल सिंध में ज़बरदस्ती कराची में खोले जा रहे हैं, तो क्या एक्शन ले रहे हैं आप इस पर? प्राइवेट स्कूल्स वाले बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, एक तो अपील कर रहा हूँ वालिदैन से कि अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल ना भेजें। जिन जिन स्कूलों ने आज बच्चों को बुलाया है, हाँ, उन तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए हमने उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। मैंने कमिश्नर कराची को ये कहा है कि वो तमाम स्कूल जिन्होंने वायलेशन की है, हमारे जो कोविड का हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक जेल भी होगी, उस कानून के मुताबिक जुर्माना भी होगा। हम उन तमाम लोगों के खिलाफ FIRs काटेंगे जिन्होंने स्कूल खोले, हम उनके स्कूल को सील करेंगे। समझ नहीं आ रही, जहाँ 4-5 महीने इन्होंने इंतजार कर लिया, 1 महीना क्यों इंतजार नहीं हो रहा? अब जब 15 सितंबर से स्कूल खुल जाने हैं तो 1 महीने में मजाक है। मुझे देखिए, हमें उनके स्कूलों के मसाइल का पता है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं उनके बच्चों की पढ़ाई का एहसास है, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ उनको बच्चों की पढ़ाई का एहसास नहीं, उनको अपने स्कूलों में जो रेवेन्यूज आते हैं, जो बच्चों की फीस आती है, उसके चक्कर में ये कर रहे हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स है वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल्स नहीं खोले हैं, वो हुकूमतों के जो फैसले हैं उसको मान रहे हैं, वो उनको भी मुश्किल आती है, लेकिन वो बेचारे अफोर्ड कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ। ये चंद स्कूल मालकान जो सिर्फ पेरेंट्स से फीस लेने के चक्कर में उनको धमकियां दे रहे हैं कि अगर बच्चे आप नहीं भेजेंगे तो बच्चों के नाम काट देंगे। हम इस तरह के इनको ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, बच्चों को, हम हुकूमतों को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे इनको, और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मसला कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर हमेशा याद रखी जाएगी, जबकि हाल में पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल करके एक नए बयानिए की बुनियाद भी रखी है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत के लिए अपने ही लोग जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कश्मीर का बयानिया दुनिया भर में दुरुस्त तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ये कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकारीर और बयानात से तने तनहा कश्मीर का बयानिया बदल डाला, मगर दफ्तर ख़ारजा और दीगर इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों और कश्मीरियों की जद्दोजहद को लेट डाउन किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फ़र्क होते। हम इतने स्टार्च अपने कपड़ों में 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार कमीज़ों में अपने फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन कर देगा, बात कर लेगा, या जाके कोई इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेगा, एंड वी थिंक दैट्स इनफ। वी हैव लेट डाउन द कश्मीरीज, वी हैव लेट डाउन आवर प्राइम मिनिस्टर जिसने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है कश्मीर के। शीरी मज़ारी ने यह भी कहा है कि दफ्तर ख़ारजा और कश्मीर की पॉलिसी बनाने वाले दीगर इदारे वज़ीर-ए-आज़म के बयानियों को अपना लेते तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वफाकी वज़ीर की जानिब से अपनी ही वज़ारत ख़ारजा पर की जाने वाली तनकीद से अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद होती है, क्योंकि अपोजिशन का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत की मसला कश्मीर पर कोशिशें सिर्फ ज़बानी तकारीर और ट्विटर पर ट्वीट्स तक महदूद हैं। आलमी ताकतें इस वक्त खामोश हैं, उनको ज़मीर को जगाने के लिए
ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया, खाली टेलीविजन के ऊपर यस एंड नो, विद एंड विदाउट, क्या इससे कश्मीर कॉज जो है वो रिजॉल्व होगा? इनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि कश्मीर जैसे इम्पोर्टेंट इशू और 5 अगस्त जैसे एक इंतहाई एक जो ब्लैक डे है उसको हमने कंडेम करना है। इंडिया के सेक्शन को, मोदी के एक्शन को, कौम को किस तरह इकट्ठा किया जा सकता है, इनको भी उस दिन इसका ख्याल ना रहा। और ये पहली बार नहीं है कि शीरी मज़ारी ने अपनी ही हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद की हो। शीरी मज़ारी ने इसी साल फरवरी में भी वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी पर तनकीद की थी और ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मसला कश्मीर को बहुत आगे लेकर गए हैं। हमारे इदारे खुसूसन वजारत ख़ारजा पूरी तरह वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट नहीं कर सकी। जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस ने वो बैकअप नहीं किया प्राइम मिनिस्टर के नैरेटिव को जिस तरह वो कर सकते थे। बार बार एक स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस को देना कि वी सपोर्ट द कश्मीरी स्ट्रगल डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली, ठीक है आप ये कहें, लेकिन इससे आगे आपको बढ़ना होगा। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि ख़ारजा पॉलिसी को उनसे बेहतर कोई समझता ही नहीं है और वो अपने तय कश्मीर कॉज के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी उन्होंने। सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा है तो हुकूमत के अपने ही लोग खुद उन पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? जबकि हैरानकुन बात यह भी है कि हुकूमत के लोग अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी का क्रेडिट भी नहीं जो है ना वो लेते। तो फिर शीरी मज़ारी क्यों वजारत खारजा पर तनकीद कर रही हैं? क्या वज़रा के आपसी इख्तलाफात कश्मीर पॉलिसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं क्या? अब मालूम नहीं कि वजारत खारजा के कश्मीर कॉज से मुतालिक बयान पर शीरी मज़ारी के जो ये ख्यालात हैं, ये क्या उनके ज़ाती ख्यालात हैं, हुकूमत की पॉलिसी है या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या ये बेहतर नहीं था कि शीरी मज़ारी ज़ाती हैसियत में वजारत ख़ारजा को ये मशवरा देती कि वो अपनी पॉलिसी का अंदाज़ बदलें और इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाएं? अगर वज़ीर ख़ारजा उनकी बात ना सुनते तो वो काबीना में इस मसले पर गुफ्तगू करती या वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात कर भी उनकी तवज्जो दिलाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने दफ्तर ख़ारजा को जिस तरीके से तनकीद हदफ बनाया है, इससे ये तासुर उभरता है कि वज़रा के जो आपसे इख्तलाफात है बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को कामयाब बनाने के लिए क्या पाकिस्तान ने दुनिया में मुरव्वजा सिफारतकारी के जो जदीद तरीके होते हैं क्या इनको अपनाया है या नहीं? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये शीरी मज़ारी साहबा ने जो दफ्तर ख़ारजा की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है कि अगर दफ्तर ख़ारजा वज़ीर आज़म साहब की बयानिए पर चलता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ज़ाहिर है इससे तो एक नॉर्मल एक ही बात समझ में आती है कि दफ्तर ख़ारजा जो है ये वज़ीर आज़म के बयानिए से शायद कहीं हट कर चल रहा है, अलग पॉलिसी पर चल रहा है। ये आपको बात किस हद तक ये सिर्फ आपको एक तनकीद लग रही है, इनके आपसे इख्तलाफात लग रहे हैं, या आपको वाकई लग रहा है कि दफ्तर ख़ारजा ने बेहतर तरीके से कश्मीर कॉज को दुनिया तक नहीं पहुँचाया? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक डिप्लोमेसी है उसने बहुत हद तक काम किया है और दफ्तर खारजा का काम डिप्लोमेसी ही है, उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते। ये भी हमें ख्याल और हम सब लोग जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि दफ्तर खारजा की जो इस्तात है, वो जो स्टैंडिंग है मुल्क की, उसके मुताबिक ही होती है। उस हद तक की वो आपकी बात पहुंचा सकते हैं जितना कि लोग आपके मुल्क को जो वक़्त देते हैं। और मुल्क की वक़्त जो है वो सिर्फ खारजा पॉलिसी पे उसका इन्हिसार नहीं है, काफ़ी हद तक उसका इन्हिसार है। उसका इन्हिसार और चीज़ों पर भी है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको दो बुनियादी फ़र्क जो पड़ गए हैं वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद और बाद में जो कुछ हुआ है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहली बात यह कि दुनिया को पता चल गया है कोने कोने में कि मसला कश्मीर है क्या और उधर क्या हो रहा है, ये सबको मालूम है। दूसरी बात यह कि जो वहाँ पर मज़ामत हो रही है वो अब कभी भी हिंदुस्तान उसको नहीं जोड़ सकेगा टेररिज्म के साथ। दुनिया को पता चल गया है कि वो मज़ामत अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं और जैसा भी है। फिर आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन से भी बयान आया, यूके की पार्लियामेंट से भी बयान आया, अमेरिका ने इसमें सालसी की पेशकश भी की, अमेरिका के अखबारों में भी ये छपा, सब कुछ हुआ। कई मुल्कों ने बड़े खुलकर हमायत की, जैसे तुर्की है, ईरान ने भी शुरू में किया था, मलेशिया है, सब कुछ है। लेकिन मेरी बहन बात ये है, और ये बात मेरा ख्याल जो साफ ज़रा है वो अपना हक रखती है शीरी मज़ारी साहबा, उन्होंने इस चीज़ का इंडिकेट किया जो अब मैं बात करने वाला हूँ। वो ये है कि तमाम इन्हिसार इसको हल करने का वो सिर्फ खारजा पॉलिसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ डिप्लोमेसी से ये काम नहीं होता, और काम भी करने के हैं।
और अगर डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को हम थोड़ा सा मिलाएं तो मैं ये मिसाल के तौर पे ये हो सकता था, मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूँ जी। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि कम से कम 2 दफा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ है इतने अरसे के बाद, ठीक है। तो ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको मैं नहीं मानता। बहरहाल, लेकिन और बहुत कुछ गुंजाइश है, और वो मैं गिनवा देता हूँ आपको क्या गुंजाइश है। हम यूनाइटेड नेशंस को ये कह सकते हैं कि चूंकि वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर दोबारा से सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस करवाएं आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में, ताकि ना हम चेंज कर सकें ना वो चेंज कर सकें डेमोग्राफी वहाँ की। ये मेरा ख्याल हमारा बड़ा जायज़ मुतालबा होगा। सही। हमने गवर्नमेंट इन एग्जाइल की कोई कोशिश नहीं की कि वहां पर अभी चूंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। हमने शिमला माहदे को वैसे का वैसे रखा, हालांकि उन्होंने उसको तार कर दिया हिंदुस्तान ने। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, हमने फोल्डर जो बनाना चाहिए था, हमें जो बयान दिया उनके वजीर आजम ने, जो बयान दिया वजीर दिफा ने, जो उनके एक जनरल साहब ने ये तक कह दिया कि वहाँ बच्चियों का रेप करना चाहिए, वो हम लेकर नहीं गए उस तरीके से। जिस तरीके से वो नाना के ऊपर वो पोता नवासा बैठ के रो रहा था, उसको जिस तरीके से फैलाना चाहिए था वो हम नहीं फैला सके। इसमें सिर्फ खारजा मतलब कि नाकामी इसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोशिशें मजीद करने की जरूरत है, कोशिश मजीद करने की जरूरत है। लेकिन और जो मैं बात असल में कहना चाहता हूँ, और शोबों में भी कोशिशें करने की जरूरत है। हमें अपने नौजवानों की ट्रेनिंग करनी चाहिए सरेआम, ये कहकर के चूंकि बार बार भारत कह रहा है कि हम हमला करेंगे, तो हमें अपने दिफा का हक हासिल है। और दूसरा, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुलभूषण कर रहा है, जो किया है, जो BLA हमारे ऊपर चढ़ाई हुई है, जो तहरीक तालिबान हमारे ऊपर चढ़ाई हुई है, क्या हमें इतना हक भी हासिल नहीं है कि हम वो करें जो भारत हमारे साथ कर रहा है? तो ये कहना कि हम उनके साथ खड़े हैं, अगर आप साकत और जामद खड़े हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। खड़े होना है, जो तब्दीली आएगी कश्मीरियों की जद्दोजहद से आएगी, पाकिस्तान के साथ खड़े होने से आएगी। और याद रखिए कि जो 3324 है UN की रेजोल्यूशन, वो कहती है कि कश्मीरी हथियार उठा सकते हैं और बाकी मुल्क उनको हथियार फराहम कर सकते हैं। तो क्यों पाकिस्तान नहीं फराहम कर सकता? क्यों आजाद कश्मीरी वहां जाकर लड़ाई नहीं कर सकते? जबरदस्त। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के माबैन अमन मुआहदे के चंद रोज़ बाद दोनों ममालिक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते बहाल हो गए हैं। टेलीफोनिक राब्तों का इफ्तिताह अमाराती और इजरायली वज़राए ख़ारजा ने किया। सर्विस आवाम के लिए खोल दी गई है। दोनों ममालिक की सरमायाकार कंपनीज़ के दरमियान स्ट्रेटजिक कमर्शियल मुआहदों पर भी दस्तखत हुए हैं। इजराइल अमन समझौते के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारत खानों के क़याम, सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सकाफ़त और दीगर जो मुआहदे हैं वो करेंगे। अमरीका, इजराइल और अमारात का जो मुश्तरका एलामिया है, इसमें कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता के लिए स्ट्रैटेजिक एजेंडा लाएंगे। इजराइल से अमन मुआहदा करने वाले ममालिक के मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक इस खित्ते में इसराइल और दीगर अरब मुस्लिम ममालिक के माबैन मज़ीद सिफारती कामयाबियाँ मतवक्के हैं। इमारती सिफारत खाने का ये कहना है कि हमेशा फ़लस्तीनियों के मजबूत हम हिमायती रहेंगे। अबू धाबी के रहनुमा शेख जायद अल नहान के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाकों का मज़ीद इंज़माम रोकने के लिए इसराइल से मुआहदा तय पा गया। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म वाज़ेह अल्फाज में ये कह चुके हैं कि ज़मीन के हक़ से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। फ़लस्तीनी सदर मुआहदे को मुस्तरद करते हुए अपने सफ़ीर को अमारात से वापस भी बुला चुके हैं। उन्होंने अरब लीग का इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की नाज़रीन बात करें तो इसराइल अमारात मुआहदे पर मुस्लिम जो दुनिया है इसमें एक वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। तुर्की और ईरान इस मुआहदे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए अमारात पर फ़लस्तीनी कौज से गद्दारी करने का जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तुर्की की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तारीख और खित्ते के लोगों का ज़मीर इससे कभी नहीं भूलेगा और मुत्तहिदा
अरब अमारात के इस मुनाफिकाना रवैये को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इसराइल अमारात ताल्लुकात की बहाली पर पाकिस्तान ने एक मुहतात रद्द-ए-अमल इख्तियार किया हुआ है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मुआहदे के दूरस्त असरात मुरत्तब होंगे। फ़लस्तीनियों के हुकूक में उनकी खुद मुख्तारी का हक शामिल, मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की अहम तरजीह है। पाकिस्तान ने इंसाफ पर मबनी जामे और पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों और आलमी क़वानीन के हमेशा 2 रियासती हल की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का आइंदा का लाहे अमल इस बुनियाद पर होगा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक और ख्वाहिशात को कैसे बरकरार रखा जाता है। पाकिस्तान ये जायज़ा लेगा कि खित्ते के अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। अब सवाल ये है कि क्या अमन मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है? सवाल ये भी है कि इस मुआहदे के मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम उम्मा पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। उसके बाद सवाल तो ये भी अहम है कि इसराइल से मुस्लिम दुनिया के बढ़ते हुए सिफारती जो ताल्लुकात हैं, इससे फ़लस्तीन कॉज जो है इसको कितना नुकसान पहुँचेगा, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब आपका। ज़मीर अकरम साहब, जब से ये इसराइल और UAE के दरमियान जो है ना वो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, एक सवाल जो TV चैनल्स पर बड़ा उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ जो है ना वो सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे। अब उज़र जो पेश किया जा रहा है ज़मीर अकरम साहब वो ये है कि पाकिस्तान को भाई इक़्तिसादी तौर पर इस वक्त मुस्तहकम करें, क्योंकि आलमी सियासत और जो है ये इक़्तिसादी मफादात के पीछे चलती है। तो क्या ये उज़र ये जस्टिफाइड है कि इस वक्त दुनिया जो है वो जिसकी इक़्तिसादी जो हालत है वो बेहतर होगी, दुनिया उसी के पीछे चलेगी? आपको लगता है ये जो उज़र जो जस्टिफिकेशन TV चैनल्स पर बैठ कर दी जा रही है दुरुस्त है इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने के हवाले से? मेरे ख्याल में ये गलत है। ये जो तासुर पेश किया जा रहा है, ये जो बहस हो रही है हमारे TV चैनल्स पे और अखबारों में, खास तौर पे ये कहना कि हमें इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। देखें, हमें अपने जो असूल हैं, जिन असूलों के बिना पर हमने ये एक पॉलिसी फॉलो की है, उनको हमें बरकरार रखना चाहिए। और वो असूल ये है जो आपने भी जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है वो 2 रियासती सोल्यूशन है। हाँ। और उसको सारी दुनिया मानती है, अमेरिका भी मानता है, और बल्कि इजराइल ने भी उस वक्त इसी करारदाद को माना था। और जब तक उस बेसिस पर सोल्यूशन नहीं होगा, मशरिक़ वुस्ता में और इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन नहीं हो सकता। अब हमें देखना चाहिए कि ये जो हिकमत अमली की गई है इजराइल और UAE के दरमियान, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, पहले तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि इस्लामी दुनिया में फूट फैलाए, हाँ। उसको डिसयूनिटी को प्रमोट करे और इस तरह से इजराइल को एक्सेप्ट करवाए मुसलमान ममालिक से। बिल्कुल। और उसकी वजह, ये सबसे बड़ी वजह अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ये है कि इन मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल करके ईरान को आइसोलेट किया जाए। तो ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं रहा, अब ये ईरान के ऊपर ये सारा। तो इसका मतलब है आप एक इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बाद सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा भी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि इसराइल के अरब ममालिक की तरह ज़ाहिर है ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। फिर अमेरिका को और फिर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात, आपको पता है कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद पैसे बहुत ज़्यादा कशीद है। तो आपको लगता है ये ताल्लुकात जो है ईरान के और सऊदी अरब के मजीद ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा इस ताउन के बाद? बिल्कुल करेगा, और यही मकसद भी यही है कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। और ईरान की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है इस डिसीजन के बाद, उससे भी जाहिर होता है कि ईरान का क्या इस पे मौक़िफ़ है और क्या वो हिकमत अमली वो परसू करेंगे। तो ये सिर्फ ये जो मसला है ना, ये हमें देखना चाहिए कि ये ईरान को आइसोलेट करना है और मशरिक़ वुस्ता में और गल्फ रीजन में ख़ास तौर पे वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस फैलाना है। और ये जो है UAE है, सऊदी अरेबिया, दूसरे ममालिक हैं, इनके थ्रू ये कोशिश हो रही है। एक बात, दूसरी बात ये है
कि फ़लस्तीनी अवाम जो हैं उनके तरफ से भी इस चीज़ को, इसके खिलाफ बहुत रद्द-ए-अमल हुआ है और ये और बढ़ेगा, क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम जो देखती है कि ये तो इनकी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा है, हाँ। इनके अरब भाइयों ने, हाँ। तो इस वजह से भी हमें, जो जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि हमने जो एक बेसिस प्रिंसिपल स्टैंड लिया था फ़लस्तीनियों के हक में, उसे हमें डाइल्यूट या उसको हमने सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में है। अब ये कहना कि जी हम अगर अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें इजराइल से तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, मैं इससे नहीं इत्तेफाक करता। एक वक्त था जब ये कर सकते, आपने जिक्र किया प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कोशिश की थी, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो अलग वक्त था। वो वक्त में इजरायली हुकूमत और फ़लस्तीनी बातचीत कर रहे थे और यही दो रियासतों वाला जो सोल्यूशन था उसको वो परसू कर रहे थे। उन हालात में हम पेशरफ्त करने के लिए तैयार थे। आज अगर हम करते हैं तो हम बहुत ही गलत किस्म का एक मैसेज भेजेंगे। ये हमें याद रखना चाहिए। देखें, हमारा मुल्क भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर बना था। कश्मीर का जो स्ट्रगल है वो भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर है। फ़लस्तीन की जो जिद्दोजहद है वो भी सेल्फ डिटर्मिनेशन पर है। अगर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल को रद्द कर देंगे तो फिर हमारा क्या मौक़िफ़ रहेगा किसी और चीज, कश्मीर पर या किसी और इस प्रिंसिपल। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात कहा जा रहा है कि बहरीन, ओमान और सूडान भी जो है ना वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिसका मतलब ये हुआ कि इन ताल्लुकात की बहाली के बाद फिर जो इसराइली माल बरदार जहाज हैं हमारे समंदरी पानियों से गुजरेंगे, फिर इन खलीजी ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात के बाद फिर आप क्या समझते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनको अब हमें किस तरह देखना है? देखिए, ये तो हमें, अगर हम कुछ भी ना करें तो मशरिक वस्ता में, पर्शियन गल्फ में ये मसले और बढ़ेंगे। हाँ। अगर जैसे आपने फरमाया ये शिपिंग आएगी, अगर इजरायली शिपिंग, हाँ, या ट्रेड या कुछ होता है, उसका ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उस पर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। ये जो ममालिक जो दूसरे जो अभी लाइन अप किए जा रहे हैं, ये भी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे और अमेरिका की वजह से ये कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि यूएई और इजराइल के माबैन जो ये सिफारती ताल्लुकात हैं, अगर इसको हम इस एंगल से देखें कि अमेरिका और चाइना में ज़ाहिर है एक सर्द जंग, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और दुनिया के पास अब दो बड़ी जो है ना वो कह दे ऑप्शन भी हैं, कुव्वतें भी दो बड़ी हैं। क्या दुनिया ने अब अमेरिका का साथ देना है या चाइना का? आप समझते हैं कि इसराइल और यूएई की दोस्ती से अमेरिका ने चीन में इस खित्ते में एक जो सपोर्ट थी चाइना की, एक जो वोट था वो छीन लिया और इसका नुकसान होगा चाइना को भी? मेरा नहीं ख्याल है कि उसको चाइना को नुकसान होगा। देखें, अभी हाल ही में चीन और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदे पर समझौता हुआ है। उस मुआहदे के तहत तो चीन को न सिर्फ माली इमदाद देगा लेकिन अस्करी इमदाद भी देगा और उनके ताल्लुक और बढ़ेंगे। जहाँ तक ये ममालिक हैं, यूएई है और ओमान और बहरीन, ये पहले ही अमेरिकन कैंप में बैठे हुए हैं, तो चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर तो अमेरिका के बेसिस भी हैं, उनके जंगी जहाज भी खड़े हुए हैं, उनके हवाई जहाज खड़े हुए हैं, तो चीजों से चीन, ये तो ऑलरेडी एक जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो चीन को इस मुआहदे से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर, एक नई सर्द जंग जो है ना वो शुरू हो रही है और वो सारी दुनिया को, और इसमें अमेरिका का भी नुकसान है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है और हमें इसमें अपने मफादात को बचाने के लिए बड़े नाजुक मोड़ पर हम खड़े हैं और हमें बड़े एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत बढ़िया। साबिक सफीर ज़मीर अकरम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अहम खबर यह है कि वुज़रा की ख्वाहिश के पेश नज़र सरकारी कंपनियों और इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी का जो इख्तियार होता है, ये वफाकी काबीना से वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में काबीना डिवीज़न ने तमाम वजारतों को एक मरासला अरसाल किया है, जिसके मुताबिक सरकारी इदारों और कंपनियों के कानून और कवायद में तरमीम करके तैनाती का जो इख्तियार है, ये वफाकी काबीना की बजाय वज़ीर आज़म, मुतल्लिका वज़ीर और सेक्रेटरी को दिया जा रहा है। ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत के इस इक़दाम से वफाकी हुकूमत की कंपनियों और इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी में मेरिट और शफाफियत पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वफाकी काबीना में समरी पेश होने के बायस दीगर वुज़रा उम्मीदवारों की तालीम, तजुर्बे, शॉर्ट लिस्टिंग और दीगर शराइत पर ज़ाहिर है सवालात भी उठाते हैं, सवालात कड़े कड़े सवालात करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में वफाकी वुज़रा अपने मंजूर नज़र शख्सियात को तैनात करवाने में नाकाम हो जाते हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि इसमें होने वाली मतवक्के तब्दीली की जो असल वजह है, ये पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से 11 अगस्त को वफाकी काबीना से गैर मौजू करार दिए गए उम्मीदवार एहसन खान को MD पार्क को तैनात करने में नाकामी है, जिसकी खबर हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी। और काबीना अरकान की जानिब से समरी और दस्तावेज़ का जायज़ा लेने के बाद फिर ये इंकशाफ हुआ था कि एहसन खान जो है ये सिर्फ बैचलर डिग्री रखते हैं, जबकि इश्तिहार जो इस हवाले से दिया गया था, इस तैनाती के हवाले से, उसमें था कि मास्टर डिग्री की शर्त रखी गई थी। ये शर्त ज़रूरी थी कि मास्टर डिग्री का हामिल होना चाहिए जो भी शख्सियत इसके लिए क्वालिफाई करना चाहती है। एहसन खान की तैनाती की नाकामी के बाद फिर जिम्मेदारान वुज़रा और हाई पावर्ड कमेटी के इस इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वफाकी काबीना से तैनाती का इख्तियार वापस लेने की जो है ना वो अब ठान ली गई है। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमने ही अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी। 10 अगस्त को हमने स्टोरी की थी कि 9 साल के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के लिए कैसे वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और नदीम बाबर ने अपनी ही वजारत की 4 रुकनी कमेटी कायम की और उसको उन नामों को उन्होंने प्रमोट किया जिन नामों को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और मायरे कंसल्टेंट ने रिजेक्ट किया था, मुस्तरद किया था। अब लग ऐसे रहा है कि सिर्फ उस एक नाम के लिए, एहसन खान के नाम के लिए सब कुछ हो रहा है। और हैरानगी, उससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को हकीकत से जो है ना वो बिल्कुल परे रखा जा रहा है। जी शाज़िया, बिल्कुल कुछ सूरत हाल ऐसी है। और 10 अगस्त को नाइट एडिशन प्रोग्राम में जो हक़ाइक़ नाज़रीन के साथ हमने शेयर किए दस्तावेज़ की रोशनी में हमने बात की थी। अल्टीमेटली काबीना इजलास जो 11 अगस्त को मुनक्किद हुआ, वहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट था उसको एक्सेप्ट किया गया। बहुत से वज़रा ने मुखालफत की। हाँ। और जो नंबर 1 कैटेगरी में रखे गए थे एहसन खान उम्मीदवार, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाइट एडिशन को मसूल होने वाली ताज़ा तरीन दस्तावेज़ के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ कि एहसन खान साहब तो जो तलीमी काबिलियत थी उसकी शर्त पर पूरा नहीं उतरते, और उस उम्मीदवार को उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब ने हाँ। और दीगर दो मेंबरान ने उन्हें मौजू उम्मीदवार करार दिया। अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गए। हाँ। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुका। फिर बलाखिर कुछ वुज़रा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर हम किसी भी फर्द को, अगर हम जिसे वो समझते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में मंजूर नज़र फ़र्द को, अगर वो किसी कंपनी का MD अपॉइंट करना चाहते हैं, काबीना में जब ये मामला आता है वहाँ पे सवालात उठते हैं। दीगर वुज़रा क्रेडेंशियल पूछते हैं, उनका मतलूबा तजर्बा पूछा जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन से बात होती है, जिससे शफाफ अंदाज में तकर्री की रास्ता हमवार होता है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर कुछ वज़रा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके सरबराहान की तकर्री का जो इख्तियार इस वक्त वफाकी काबीना के पास है, ये ख़त्म कर दिया जाए। दस्तावेज़ के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस ख्वाहिश का इजहार 11 अगस्त को ही वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर एक मरासला जारी कीजिए तमाम वज़ारतों को प्रमोट। क्या ये ख्वाहिश का इजहार भी उन्हीं वुज़रा की जानिब से किया गया है?
जी बिल्कुल, ना सिर्फ वो वुज़रा बल्कि उस सारे मूव के पीछे जो बाकी वुज़रा थे जिनके साथ एहसन साहब माजी के अंदर एक कंपनी के अंदर खिदमात सर इंजाम देते रहे, उन्होंने भी इसको सेकंड किया और अल्टीमेटली इस मामले को इनिशिएट कर लिया गया है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में फैसला दिया कि जितने भी सरकारी इदारे हैं जहां पर उनके कानून में, उनके रूल्स में कहीं भी वर्ड फेडरल गवर्नमेंट मेंशन है तो उसका तमाम तर जो इख्तियार आपसे वफाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होगा, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है वफाकी काबीना। ये एक अच्छा चेक एंड बैलेंस था ताकि कोई भी काम हो तो वहां पर बात बताएं, मुस्तकबिल में क्या होगा कि अगर मुतल्लिका वजीर की वजारत के अकॉर्डिंगली अगर कोई शख्सियत आपने रखनी है, किसी को आपने अपॉइंट करना है, तो सिर्फ वो वजीर मजाज होगा, उसकी वजारत मजाज होगी, सेक्रेटरी मजाज होगा और वजीर आजम मजाज होगा। ये तीनों शख्सियात की अप्रूवल होगी तो वो मतूबा जो शख्सियत है आप उसको रख सकेंगे। विफाकी काबीना का रोल बिल्कुल खत्म हो गया, मुस्तकबिल में ऐसे होगा अब। जी, मुस्तकबिल में यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हैं उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि वफाकी काबीना का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया जाए। कानून मुतल्लिका किसी वजारत का कानून है तब्दील कर दिया जाए, रूल्स हैं उन्हें तब्दील कर दिया जाए। इस वक्त 100 से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जिनके सरबराहान की, मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती होना है। तो इस वजह से वज़रा ये चाह रहे हैं कि ये इख्तियार सिर्फ उनके पास हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास हो, काबीना के दीगर अरकान उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज ना कर सकें। ये एक ट्रांसपेरेंसी को, एक मेरिट को बहुत बड़ा धचका होगा। इसकी जस्टिफिकेशन क्या पेश की गई है कि वफाकी काबीना के पास बहुत से और मामलात होते हैं, बहुत से इश्यूज पेंडिंग रहते हैं। किसी वफाकी ओकेजनली किसी वफाकी काबीना के इजलास के अंदर अपॉइंटमेंट्स का मामला आता है, बाकी दूसरा बिजनेस होता है। और किसी भी अहल तरीन उम्मीदवार का तकर्रुर करना, बेहतरीन उम्मीदवार का तकर्रुर करना, पूरे 3 साल के लिए वो एमडी रहता है, पूरे मुल्क को, कौम के लिए वो डिलीवर करता है। अगर आप अकरवा परवी की बुनियाद के ऊपर किसी भी गैर मौजू फर्द को तैनात कर देंगे तो उसका खमियाजा पूरी कौम को, मुल्क को भुगतना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये जब ये मामला वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगा, वो एहसन खान का मामला उनके सामने रखा जाएगा। जब इश्तिहार में ही आपने जो है ना वो कम से कम मास्टर डिग्री जो है ना वो उसका आपने शर्त रखी हुई है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जब एहसन खान की डिग्री ही बैचलर की है तो फिर तो इस पर तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब भी इसकी अप्रूवल दे देंगे। ज़ाहिर है वो तो मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं ना। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन बसा औकात अपने मकासद को अचीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरे हकाइक से आगाह नहीं किया जाता, उन्हें कम मालूमात देके फैसला करवाने की कोशिश की जाती है। माजी के अंदर बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसके अंदर जीआईडीसी का मामला भी है, प्राइम मिनिस्टर को हकाइक नहीं बताए गए थे और फैसला करवाया गया और फिर उनको जवाब दे होना पड़ा। मामला यही है जो हम जिस पॉइंट को रेज कर रहे थे, उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब कारपोरेट सेक्टर के मंझे हुए नाम है। क्या वो अपनी किसी कंपनी के अंदर जहां पे वो पहले खिदमात सर इंजाम देते रहे हैं, एक क्राइटेरिया हो जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की शर्त को पूरा ना करने वाले उम्मीदवार को क्या ये किसी अपनी कंपनी के लिए दोबारा बुलाकर इंटरव्यू करेंगे? नेवर, कभी नहीं करेंगे। ये अपनी कंपनियों के लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। जब इस मुल्क की सरकारी कंपनी के लिए आपने इंतखाब करना था उस वक्त आपको पता था उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने एचआर कंसल्टेंट की राय को एक साइड पे रखा और आपने हाई पावर्ड कमेटी बना के खुद ही रिकमेंड कर दिया और फिर उसको नंबर 1 की पोजीशन पर रखा। देखने हैं कि ये सारा मामला कहां जाकर रुकता है। सुहेल भट्टी यकीनन इस मामले को करते रहेंगे। अब देखते हैं कि एहसन खान का कुरा वाकई उनके नाम निकलता है कि निकलता है। अब ये वज़ीर आज़म साहब पर डिपेंड करता है सारी सिचुएशन, कि उनको कितनी मालूमात दी जाती है, कितनी हकीकत उनको बताई जाती है। उसके बाद हम इस मामले को यकीनन फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हालिया मानसून की बारिशों के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट की गिरती हुई सीलिंग और टपकती छतों की एक वीडियो सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की खबरों का हिस्सा बनी हुई है। इस वीडियो ने 105 अरब रुपए से जायद लागत से तैयार किए जाने वाले विफाकी दारुल हुकूमत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने से बारिश का पानी लाउंज में दाखिल हुआ। फिर उस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का एक ढेर लग गया। ये फुटेजेस भी आप जो है ना अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतों से पानी टपकने की जो शिकायत हैं ये कोई पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी ये शिकायत आ चुकी हैं। मगर सीलिंग गिरने के मनाजिर देखकर यूं लगता है कि जैसे ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि शायद कोई बहुत पुराना रेलवे स्टेशन हो। लेकिन कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा और जदीद तरीन एयरपोर्ट है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता।
आए रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की नई से नई कहानी सामने आने लगी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की इंक्वायरी गुज़श्ता 2 सालों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजाखेज़ कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी महीने में 1 मई 2018 को उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया था। फिर 1 महीने के बाद ही 6 जून 2018 को इस्लामाबाद में एक तेज़ बारिश हुई और उस बारिश ने इस एयरपोर्ट को झील में तब्दील कर दिया था। बारिश में एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी थीं। बारिश का पानी इमारत में दाखिल होकर गैलरी और कमरों तक जा पहुंचा था। फिर 3 मई 2020 को इस्लामाबाद में तूफ़ानी हवाओं की वजह से एक बार फिर से एयरपोर्ट को शदीद नुकसान हुआ और दाखिली दरवाज़ों के शीशे तक टूट गए थे। 23 जून 2020 को भी होने वाली तूफ़ानी बारिश की वजह से ये एयरपोर्ट एक बार फिर टूट फूट का शिकार हुआ और नाकिस मटेरियल से बनी जो सीलिंग थी वो नीचे आ गिरी। परवेज़ मुशर्रफ दौर में मंजूर होने वाला ये मंसूबा नवाज शरीफ दौर में जाकर कहीं मुकम्मल हुआ। रनवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बरतानिया की कंपनी और पाकिस्तान में मुकीम ठेकेदार हसनैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई थी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये मुआहदा चौधरी मुनीर को दे दिया गया था, जो कि मरीम नवाज के समधी भी हैं। इस एयरपोर्ट पर मौजूद मतवाजी रनवेज को बैक वक्त 2 परवाज़ों के लिए गैर मौजूबी करार दिया जाता है। ये खामियां इस वजह से भी हैं कि ठेकेदार और रेगुलेटर्स दोनों में तिजारती हवाबाजी की ज़रूरियात और हवाई अड्डे के डिज़ाइन में महारत ही नहीं वो लोग रखते थे। माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन मौजूदा हालात में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो हालिया वाक़या है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की बदइंतज़ामी और नाकिस निगरानी की एक वाज़ेह मिसाल है। इस मेगा मंसूबे की तामीर में करप्शन और नाकिस मटेरियल की मुकम्मल, ज़ाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए ज़ाहिर एक पहला इंप्रेशन होते हैं। अगर इनकी हालत ही ऐसी खस्ता हाल होगी तो पाकिस्तान का दुनिया में फिर क्या इंप्रेशन जाएगा। हुकूमत को यकीनन इस बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।